We are going to determine coefficient of viscosity of a given liquid by determining the terminal velocity of a spherical body falling in it. So, what is the apparatus that we will use in the lab? We have a 1 meter long broad bore glass tube closed at one end, a meter scale attached to it. The entire apparatus is placed on leveling screws so that we hold the glass tube vertical. As you can see the apparatus, you have three positions where the thread is placed. On the top, if you mark that as A, the center one becomes B and the lowermost point is C. आज हम जो है विस्कोसिटी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जा रहे हैं जिसमें हम ग्लिसरीन की विस्कोसिटी फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए ग्लास ट्यूब हमें चाहिए, ग्लिसरीन चाहिए, स्क्रू गेज चाहिए, ये फोर्सेप है और लेड बॉल्स चाहिए छोटी छोटी। लेड हम इसलिए लेंगे कि वो ग्लिसरीन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। जो थर्मामीटर हम यूज़ करेंगे उसका लीस्ट काउंट 1/2 डिग्री सेंटीग्रेड है। हम सेंटीग्रेड थर्मामीटर यूज़ कर रहे हैं। ये जो स्टॉप वॉच हम यूज़ कर रहे हैं, आप देखिए इसमें जो ऊपर ये नॉब दिया हुआ है, इसको हम प्रेस करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा और अगर हम इसे दोबारा प्रेस करेंगे तो ये स्टॉप हो जाएगा और अगेन हम तीसरी बार इसको प्रेस करेंगे तो ये फ्लाई बैक होके 0 पे सेट हो जाएगा। अब हमें इसका लीस्ट काउंट फाइंड आउट करना है। इसका लीस्ट काउंट फाइंड आउट करने के लिए आप देखिए इसमें दो तरह की मार्किंग्स हैं, एक रेड कलर में और एक ब्लैक कलर में। जो रेड कलर की मार्किंग है वो आपकी 31 ऑनवर्ड्स दिया हुआ है और जो ब्लैक कलर की मार्किंग है वो 1 से लेकर के आपका 30 तक जा रहा है। तो 2 रोटेशंस में ये 1 मिनट कंप्लीट करेगा। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमने ये ग्लास ट्यूब लिया। ये ग्लास ट्यूब के साथ हमारा जो है मीटर स्केल लगा हुआ है, 1 मीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब है, उसी के साथ पैरेलल में आपका ये मीटर स्केल है। इस ग्लास ट्यूब को हमने 3 डिफरेंट पोजीशन पे मार्क किया हुआ है। फर्स्ट पोजीशन हमने 20 सेंटीमीटर पे मार्क किया है और लास्ट जो थ्रेड है वो हमारा 70 सेंटीमीटर पे है। टोटल डिस्टेंस आपका हो जाता है 50 सेंटीमीटर। जो ये बीच का थ्रेड है ये एग्जैक्ट सेंटर में है। ये जो डिस्टेंस है फर्स्ट मार्क से लेकर के और ये बीच वाला ये 25 सेंटीमीटर है और बीच वाले मार्क से लेकर के जो नीचे वाला मार्क है ये 25। तो ये दोनों जो डिस्टेंस हैं ये इक्वल हैं, 25 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। अब इसके बाद ग्लिसरीन को इस ट्यूब में इस तरह से पोर करना है कि जो ग्लिसरीन है उसमें बबल फॉर्मेशन ना हो। अगर आप बबल फॉर्मेशन होगी तो आपको ऑब्जर्वेशन लेने में प्रॉब्लम आएगी। तो मैंने इसको जो है जेंटली जो है इसमें ग्लिसरीन को डाला और हमने इसको जो है इसके टॉप लेवल तक फिल करना है। ग्लिसरीन हमारी पूरी टॉप तक फिल हो गई है ट्यूब में। उसके बाद हमने स्क्रू गेज से जो स्मॉल स्फेरिकल बॉडी है इसका डायमीटर फाइंड आउट करेंगे, जो कि हमने फोर्सेप्स से पिक किया और स्क्रू गेज के दोनों जॉज के बीच में हमें ये स्फेरिकल बॉडी इस तरह से प्लेस करना है। अगर हम इसे वर्टिकल ना रख के अगर हम इसे हॉरिजॉन्टल रखते तो ये आपका स्फेरिकल बॉल इस पे नहीं ठहर पाता, इसलिए हमने जो है स्क्रू गेज की पोजीशन वर्टिकल रखी है। ये क्लिक कर गया। इसके बाद दोनों जॉज आपस में मिल गए और अब हम जो रीडिंग नोट डाउन करेंगे वो है 3.48। इस ट्यूब में हमने ग्लिसरीन फिल कर दिया है। इसके बाद हम सेंटर में इसके जो है लेड शॉट्स को ड्रॉप करेंगे। उन लेड शॉट्स का हमने डायमेंशन फाइंड आउट करके यहाँ पे प्लेस कर दिया है। अब एक एक करके हम जो है इनको सेंट्रली ड्रॉप करेंगे और टाइम नोट डाउन करेंगे। अब हमने इसको सेंटर में रख के बहुत धीरे से जो है ड्रॉप करना है। जो ऊपर वाला टाइमर है वो आप देखिए
ऊपर वाले डिस्टेंस को उसने जो है टाइम नोट डाउन किया है जो कि 3.2 सेकेंड दिखा रहा है, और मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे जो टाइमर है वो नीचे वाले डिस्टेंस का टाइम नोट डाउन करके 3.2 सेकेंड ही बता रहा है। इसका मतलब दोनों डिस्टेंसेस का टाइम जो ट्रेवल हुआ है वो सेम हुआ है, और जो बॉल है आपका वो यूनिफॉर्म स्पीड से नीचे की तरफ गया। बाकी बॉल्स के लिए भी हम इसी तरह से जो है परफॉर्म करेंगे। इस तरह से हमने जो है अपनी ये 5 रीडिंग्स कंप्लीट की, और अब हम इसका टेम्परेचर लिक्विड का नोट डाउन करेंगे। इस टाइम पे जो रूम टेम्परेचर है वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड है, और अब इस लिक्विड का टेम्परेचर हम नोट डाउन करेंगे। हमने इस थर्मामीटर का बल्ब इस लिक्विड में डिप किया। जैसा कि हमने देखा हमारा जो थर्मामीटर में टेम्परेचर नोट डाउन हुआ है वो भी 33 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि रूम टेम्परेचर के ही बराबर है। The observation table looks like this. You have the temperature of the lab and glycerine as 33 degrees Celsius. You require density of lead. You are not observing this, but you can read this off from the table given at the back of the book or any other official source. Likewise, find the density of glycerine at 33 degrees Celsius, which for us is 1.25 gram per centimeter cube. The distance between A and B and between B and C is 25 centimeters. This is only after taking couple of observations when you found that the distance travelled and the time taken for it gave you a constant velocity, which is your terminal velocity. The least count of the screw gauge, because you need to find the value for the diameter, and that is 0.001 centimeter. Observe your observation table carefully. This table is for finding out the time for the ball to fall 25 centimeters, that is from A to B and from B to C. So, in the first column you have diameter of the lead ball. So, each time you have taken the lead ball diameter, then the time taken by the lead ball to fall from these two positions, you find the mean, and the radius of the lead ball can be calculated, velocity can be calculated, and in addition you also calculate the square of the radius. So, we can use our readings and the calculation that we made in the observation table of velocity as well as r square, and put it in our formula, which is eta is equal to 2 r square into sigma minus rho into g upon 9 v, where sigma is the density of lead, rho is the density of glycerine, v is the terminal velocity which we have just calculated, r square which we have calculated by squaring the radius. We can also find the value for eta, that is coefficient of viscosity, by plotting a graph. We can take velocity on the y axis and r square on the x axis. Draw a line. This would be by considering all the points that we have got readings for and finding a mean line. This mean line may look a little odd sometimes, because the value of r depends upon how accurately the diameter of the metal lead shot has been measured. So, find the slope of this mean line and put it in the formula. Eta is equal to 2 upon 9 sigma minus rho into g upon slope of the line. You can report the value for coefficient of viscosity at a particular temperature only. In our case, it is at 33 degree Celsius. What are the sources of error that might arise here? One thing is there that if the glass tube is not held vertical, the metal ball may not have a vertically falling line parallel to the sides. The ball should not touch the sides of the glass tube, otherwise there will be more than the fluid friction which you are considering, and that would cause a lot of error. The diameter should be measured very accurately. You should at all times keep in mind how you are timing. So, your timer has to be switched on and off at a particular time and instant. So, a large number of recordings are necessary to be more and more accurate.
So, you can take up to 10 to 15 readings and get an accurate value of coefficient of viscosity. Some suggestions for project work. You can find the viscosity of transparent or translucent liquids, example mustard oil, sugar solution, honey, dishwasher liquid, bathing gel, shampoos. You can check the purity of milk. Use mustard oil in the glass tube and drop milk drops into it. Calculate the density of milk. You can also find the mass density of any unknown fluid. You can do more experiments with the kind of fluids that we have done today. You can also understand why the viscosity of hand washing liquids, detergents is so high, because then you use very small quantity of it for any useful purpose.